अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, हमारा आज बीएफडी का लेक्चर नंबर है 45 और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर एक्विजिशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आज हमने मर्जर एक्विजिशन की कुछ चीज़ें करनी हैं, कुछ फार्मूले करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फार्मूला पढ़ा था मर्जर एक्विजिशन का कि मैक्सिमम प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्वायरिंग कंपनी टारगेट कंपनी को मैक्सिमम क्या प्राइस ऑफर करे, मैक्सिमम प्राइस पेएबल कह दें या ऑफर टू मैक्सिमम प्राइस ऑफर टू टारगेट कंपनी। जी याद है इसका क्या फॉर्मूला था? मैक्सिमम प्राइस ऑफर टू टारगेट कंपनी। हाँ जी बताएं जी, क्या फॉर्मूला था इसका? मैंने कहा था कि आपने मर्ज एंटिटी के शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू निकालनी है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉर मर्ज या कंबाइंड एंटिटी भी कहते हैं उसको। ये मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये मार्केट वैल्यू कैसे आएगी? या ये मार्केट वैल्यू फ्री कैश फ्लो मेथड से आएगी इक्विटी से, या ये मार्केट वैल्यू फ्री कैश फ्लोज टू फर्म से आ जाएगी, या ये मार्केट वैल्यू आ सकती है पीई रेशो, यही ज़्यादातर चलते हैं। या बहुत पुराने सवालों में, बहुत पुराने डिविडेंड मॉडल से, नए सवालों में नहीं। ज़्यादातर इसमें कौन सा मेथड चलता है? फ्री कैश फ्लोज के। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉर मर्ज एंटिटी माइनस इसमें से क्या कर देंगे, करंट प्री मर्जर टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉर एक्वायरिंग कंपनी की मार्केट वैल्यू माइनस करें। तो ये जो आपके पास आंसर आएगा ये क्या आ जाएगा? मैक्सिमम प्राइस जो हम टारगेट कंपनी को क्या कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? उसके बाद वो अगर आपसे पूछे कि मर्जर प्रीमियम कैलकुलेट करें, फॉर्मूला नंबर 2 लिखे जी, मर्जर प्रीमियम कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें? मर्जर प्रीमियम कैलकुलेट करें, या मार्केट वैल्यू ऑफ साइनर्जी बेनिफिट्स कैलकुलेट करें, या वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करें, मार्केट वैल्यू एडिड, ये सारे नाम हैं। मर्जर प्रीमियम, मार्केट वैल्यू ऑफ साइनर्जी बेनिफिट्स, या क्या कैलकुलेट करें? इक्विटी वैल्यू एडिशन। ये कैसे आता है? मर्जर प्रीमियम या मार्केट वैल्यू ऑफ साइनर्जी बेनिफिट्स या इक्विटी वैल्यू एडिशन, ये कैसे आता है? देखिए मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए कंपनी है 100 मिलियन की, टी कंपनी है 50 मिलियन की, ठीक है, ए सेपरेटली चल रही हैं दोनों एंटिटीज मर्जर से पहले। ए कंपनी कितनी है? 100 मिलियन की, और टी कंपनी है 50 मिलियन की। दोनों की अगर इंडिविजुअल एंटिटीज की टोटल कंबाइंड मार्केट वैल्यू निकालें, मर्जर एक्विजिशन के बगैर है ये, तो उनकी मार्केट वैल्यू क्या है? 150 मिलियन। मैं आपसे कहता हूं जी ए और टी कंपनी मर्ज होगी, मर्ज होने के बाद कोई नए नाम से बन गई कंपनी, या नई भी बनी, ए कंपनी के नाम से ही चलती रही, तो दोनों की मर्ज होके का नाम बन गया ए एन टी। क्या नाम बन गया? ए एन टी लिमिटेड। जब हमने मर्ज एंटिटी की टोटल मार्केट वैल्यू निकाली तो वो आई 180 मिलियन। कितने मिलियन आई है? इसका मतलब है अगर ये दो एंटिटी सेपरेटली चलें
तो इनकी कंबाइंड एंटिटी की मार्केट वैल्यू है 150 मिलियन। अगर ये दोनों एंटिटी मर्ज होकर चलें तो इनकी कंबाइंड मार्केट वैल्यू है 180 मिलियन। तो मार्केट वैल्यू में कितना इजाफा हुआ है, जितना इजाफा हुआ है, जितना इंक्रीज हुआ है, इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू एडिशन या इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू, या दो एंटिटीज के मिलने से जितना मार्केट वैल्यू में इजाफा आया है, मार्केट वैल्यू ऑफ साइनर्जी बेनिफिट्स। अगर आपसे कहे आई कैप कि भाई साइनर्जी बेनिफिट्स कैलकुलेट करो या मार्केट वैल्यू ऑफ साइनर्जी बेनिफिट्स कैलकुलेट करो, तो बहुत सिंपल सी बात है, दोनों की मर्ज एंटिटी की कंबाइंड वैल्यू और नॉन मर्ज एंटिटी की, लेकिन अकेले अकेले को जमा करके उनकी भी कंबाइंड मार्केट वैल्यू। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये भी शेयर्स की मार्केट वैल्यू है, वो भी शेयर्स की। ये अगर वो एंटिटी स्टैंड अलोन विदाउट मर्जर चले, ये उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर ये दोनों एंटिटी मर्ज हो जाएं तो आप ये भी कह सकते हैं आफ्टर मर्जर मार्केट वैल्यू, बिफोर मर्जर। बिफोर मर्जर वाली अगर ये ऐसे होता, ये 150 मिलियन हो और ये 120 मिलियन हो, होता नहीं वैसे ऐसे, लेकिन चलो कभी ऐसा निकल आए कि सेपरेट एंटिटी की मार्केट वैल्यू 150 है और मर्ज होकर चलें तो मार्केट वैल्यू कितनी है, 120। तो आप कहेंगे भाई यहाँ तो साइनर्जी बेनिफिट की बजाय उल्टा वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर डिस्ट्रॉय हो रही है, यहाँ वैल्यू एडिशन की बजाय वैल्यू डिटीरियोरेशन है। क्या कहते हैं इस लफ्ज को? ऐसे मर्जर का चार डालना है, फारिग करो, नहीं होना, नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसकी बेस पर रिकमेंडेशन भी मांग सकता है कि बताओ मर्जर एक्विजिशन वायबल है, तो आप कहेंगे जी अगर वैल्यू एडिशन है तो वायबल है, वैल्यू एडिशन नहीं है तो वायबल नहीं है। जी बेटा, बहुत कम, मतलब ना होने के बराबर। ये बोंगी सिचुएशन है, ऐसा नहीं होता बेटा। इसको फायदे नजर आएंगे एक्वायरिंग को, तो वो टारगेट को बिड करेगी ना। बगैर फायदे के किसी कंपनी को खरीदने की तरफ आप क्यों जाए? आपके हमें क्या जरूरत है सरदर्द लेने की? एंटिटी भी बढ़ाएं और मार्केट वैल्यू भी गिरा दे अपने शेयर होल्डर की, बेवकूफ़ी। वैसे मैं बता रहा हूँ मैथमेटिकली तो मुमकिन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली, लॉजिकली और प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ये पॉसिबल, ये क्वेश्चन बननी ही नहीं, हमने बनने ही नहीं देनी। ऐसी एंटिटी क्यों पकड़ी जो आपकी वैल्यू डिस्ट्रॉय कर रही है? आप वो एंटिटी पकड़ो जो करना ही है मर्ज। एडे ताड़े दिमाग से मर्जर सवार हो है कि नहीं हमने बिजनेस को फैलाना है मर्ज करके, तो भाई वो मर्जर के लिए कैंडिडेट ढूंढे ना कंपनी, जो आपकी वैल्यू को बढ़ाए ना कि कम करे। मेरी बात समझ आ रही है? कोई सवाल हो? जी जो मैक्सिमम प्राइस वाला फॉर्मूला है, अगर उसके अंदर हम एक हाँ, कंपनी को माइनस कर देंगे तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये आधा फॉर्मूला पहले बना हुआ है। मर्ज एंटिटी की टोटल मार्केट वैल्यू में से करंट मार्केट वैल्यू ऑफ एक्वायरिंग माइनस करो, जो मैक्सिमम प्राइस आती है, इसी में से टारगेट की प्रेजेंट मार्केट वैल्यू भी लेस कर दो। बात तो वही है, यानी एक ही चीज को दो तरह से लिखा जा सकता है। तो वो ये बात आपकी ठीक है, गलत नहीं है, ये वही है, उसी उसी चीज को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दें। इजाफी चीज माइनस कर हाँ बस इजाफी चीज, यानी ज्यादातर जो मैं लिखूंगा फॉर्मूला वो ये होगा, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉर मर्ज एंटिटी, या इसको कह देते हैं पोस्ट मर्जर, पोस्ट मर्जर एक्विजिशन, और इसमें से माइनस करते हैं करंट प्री मर्जर वैल्यू फी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉर ईच कंपनी। ये ए की कर लें, टी की मार्केट वैल्यू, दोनों जमा करके माइनस करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ साइनर्जी बेनिफिट्स। या दूसरा काम क्या कर सकते हैं आप, दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूले में से माइनस कर दें। शुक्रिया। ये ऊपर वाले फॉर्मूले को ही कर सकते हैं आप सॉल्व। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, वही जो ऊपर था उसमें से, यानी मैक्सिमम प्राइस लेके, मैं वो माउस से कॉपी कर लेता हूँ।
हाँ जी, मैं डायरेक्ट बता देता तो शायद आपको वो अजीब सा लगता। अब आपने खुद पॉइंट आउट कर लिया है कि ऊपर वाले फॉर्मूले में ही बस एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और माइनस कर लें। सिंपली दोनों कंपनी की मार्केट वैल्यू बिफोर मर्जर जी और दोनों कंपनी की मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर में जितना डिफरेंस है, आफ्टर वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए तो ये साइनर्जी बेनिफिट होगा, अदरवाइज वो मार्केट वैल्यू ऑफ साइनर्जी बेनिफिट्स नहीं होगा। अच्छा जी, इसी फॉर्मूले को हम ऐसे यहाँ लिखते हैं, आधा ये मैक्सिमम प्राइस और इसमें से माइनस क्या करते हैं, करंट प्री मर्जर टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉर टारगेट कंपनी। ठीक है, ये आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ साइनर्जी बेनिफिट्स। अच्छा, ये अब मेरा दूसरा फॉर्मूला है। वो ये मैक्सिमम प्राइस ही कॉपी होगी, मैक्सिमम प्राइस नहीं, मैं तो अब वो निकालना चाह रहा हूँ, ये कॉपी निकालना। हाँ ये, और यानी अभी तक हमने क्या किया है, एक आपसे मैक्सिमम प्राइस मांग ले या आपसे क्या मांग ले, मर्जर प्रीमियम या मार्केट वैल्यू ऑफ साइनर्जी बेनिफिट्स मांग ले। ठीक है, इसी को इक्विटी वैल्यू एडिशन भी कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर वो आपसे डिसीजन मांग ले कि मर्जर एक्विजिशन बताओ फायदेमंद है कि नहीं है, तो डिसीजन मांग ले तो क्या है जी, डिसीजन कैसे करेंगे, रिकमेंडेशन कैसे करेंगे। अगर तो साइनर्जी पॉजिटिव है और अच्छी है तो फिर तो एक्सेप्ट करना चाहिए मर्जर को, अगर नहीं है तो फिर जी, डिसीजन कैसे लेंगे कि मर्जर एक्विजिशन वायबल है कि नहीं, रिकमेंडेशन कैसे लेते हैं। सर अगर हमारा एक सपोज हमें क्वेश्चन में कहा गया कि वो चाहते हैं कि उनका मिनिमम उनको साइनर्जी प्रीमियम या बेनिफिट जो है वो 10% चाहिए, हाँ तो उसके बेसिस पे भी तो हम कह कर सकते हैं सकते कि हैं। अगर 10% से लो है तो रिजेक्ट है, तो उसके ऊपर हाँ जी 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 जी, यानी उनका एक टारगेट जो माइंडसेट है कि इतना तो होना ही चाहिए। देखें जी, रिकमेंडेशन के दो तरीके हैं। अगर कोई बेंचमार्क मौजूद नहीं है पहले से जहन में, तो जीरो में नो बेंचमार्क इन माइंड, उनके जहन में कोई पहले टारगेट या कुछ नहीं है, अगर बेंचमार्क मौजूद नहीं है तो अगर तो पॉजिटिव आ रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ साइनर्जी बेनिफिट्स, तो मर्जर एक्विजिशन को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ साइनर्जी बेनिफिट्स है ये पॉजिटिव आ रहा है तो मर्जर एक्विजिशन को एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये मार्केट वैल्यू ऑफ साइनर्जी बेनिफिट्स जो है नेगेटिव है ये नेगेटिव में आ रहा है तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर हम मर्जर एक्विजिशन को ओवरऑल बेसिस पर रिजेक्ट करेंगे। अब ये मैं ओवरऑल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, एक रिकमेंडेशन वो मांगता है विद रिस्पेक्ट टू शेयर होल्डर्स, हर कंपनी के शेयर होल्डर के लिए उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है, वो इसी से निकला है और डिटेल में वो बताता हूँ बाद में। अगर कोई बेंचमार्क ना दिया हो तो फिर ये है, लेकिन अगर वो ये कहे कि ओवरऑल जो इस वक्त उनकी प्री मर्जर दोनों की कंबाइंड मार्केट वैल्यू है उसका 30% ये इंक्रीमेंट चाहते हैं कि मार्केट वैल्यू 30% बढ़े, तो अगर ये वाला जो जवाब है ये 30%, वो वैल्यू जो वैल्यू बनती है 30% से कम जवाब है तो वो रिजेक्ट होगा, ज़्यादा जवाब है तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन में फिर आपको बेंचमार्क मेंशन अगर कर दे कि कंपनी क्या चाहती है एक्वायरिंग और टारगेट, अगर बेंचमार्क दिया हो तो फिर जो आपका ये कैलकुलेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ साइनर्जी बेनिफिट है अगर ये ग्रेटर देन हो बेंचमार्क से, एक्सेप्ट हो हाँ जी, मार्केट वैल्यू ऑफ साइनर्जी बेनिफिट्स अगर ग्रेटर देन है बेंचमार्क से जितना उसने मेंशन किया है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे मर्जर को ओवरऑल बेसिस पर। अगर हमारा जो मार्केट वैल्यू ऑफ साइनर्जी बेनिफिट्स है लेस देन वो लेस देन है बेंचमार्क वैल्यू एडिशन से, तो फिर उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट
यानी मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि वो आपसे ये कहता है कि जो ओवरऑल कंबाइंड एंटिटी के शेयर होल्डर हैं वो ओवरऑल 30% मर्जर प्रीमियम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कितने परसेंट? यानी एक्वायरिंग की प्री मर्जर मार्केट वैल्यू है 100 मिलियन, टारगेट की है 50 मिलियन, दोनों की प्री मर्जर टोटल मार्केट वैल्यू है 150 मिलियन, और ये जो मर्जर प्रीमियम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेंचमार्क वो 30% के हिसाब से बनता है 45 मिलियन। ये हो गया जी बेंचमार्क। आपने जो कैलकुलेट किया मार्केट वैल्यू ऑफ साइनर्जी बेनिफिट, जो आपने कैलकुलेट किया वो कैसे किया? पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू 180 मिलियन माइनस प्री मर्जर मार्केट वैल्यू दोनों की 150 मिलियन। तो हमारा जो मार्केट वैल्यू ऑफ साइनर्जी बेनिफिट्स आया है वो आया 30 मिलियन का, और वो इस बेंचमार्क से कम है। 30% कमाना चाह रहे थे ना? कितना कमाना चाह रहे थे? मार्केट वैल्यू में एडिशन 30%, लेकिन वो तो 30 से कम आया है, तो अब आपका मर्जर एक्विजिशन एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? रिकमेंडेशन कैसे देनी है पता लग गया है? अब अगली रिकमेंडेशन थोड़ी और डिटेल से है। वो किसके हिसाब से है? वो आपको कहेगा विद रिस्पेक्ट टू शेयर होल्डर निकालें। किसके हिसाब से निकालें? कि बताओ मर्जर एक्विजिशन शेयर होल्डर के लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो इसको मैं रिकमेंडेशन कहने की बजाय क्या लिखता हूं? एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मर्जर एक्विजिशन फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ ईच एंटिटी। ठीक है, ये ज्यादातर आता है कि बताओ मर्जर एक्विजिशन, वेदर मर्जर एक्विजिशन इज एक्सेप्टेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ एक्वायरिंग। ये सवाल में सिर्फ एक्वायरिंग के मांग लेता है, या वेदर मर्जर एक्विजिशन इज एक्सेप्टेबल टू शेयर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी, या वो मांग लेता है वेदर मर्जर एक्विजिशन एक्सेप्टेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ बोथ कंपनीज। ये सही सवाल है। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है? फिर आपको मर्जर गेन लॉस, इसमें फिर आपको क्या देखना पड़ता है? शेयर होल्डर की एक्सेप्टेबिलिटी अगर आपने देखनी है तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जो एक्वायरिंग कंपनी है वो टारगेट कंपनी को मर्जर एक्विजिशन की कंसिडरेशन कैसे पे कर रही है। बल्कि इसको मैं कह देता होता हूं परचेज कंसिडरेशन कैसे पे हो रही है। समझते हैं परचेज कंसिडरेशन? हाँ जी बिल्कुल। एक्वायरिंग कंपनी 3 तरह से कंपनसेट कर सकती है टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को। पहला जो सबसे ज्यादा फेमस तरीका है उसको कहते हैं शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज। क्या कहते हैं उसको? दूसरा तरीका है कैश ऑफर, तीसरा है बॉन्ड ऑफर या डिबेंचर TFC। वो बताते हैं। हाँ जी, शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज में क्या होगा बताएं जी, आप बताएं। टारगेट कंपनी को हम अपनी कंपनी के शेयर ऑफर करेंगे कि आप अपने जो आपके रिस्पेक्टिव कंपनी है उसके शेयर हमें दे दें, उसके बदले में हम आपको अपनी कंपनी के शेयर। जी, शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज में बिल्कुल ऐसे ही होगा। एक्वायरिंग कंपनी टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को कहेगी जनाब हम आपको एक रेशो डिफाइन कर रहे हैं। हम आपको क्या डिफाइन कर रहे हैं? उस रेशो को कहा जाता है शेयर एक्सचेंज रेशो। क्या क्या कहते हैं उसको? ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपने कभी अकाउंटिंग में राइट शेयर्स पढ़ा हो। 1 for 4, 1 for 4 होता है जिसके पास पहले 4 शेयर्स हैं कंपनी उसको एक देगी। 1 for 1। हाँ, तो इसमें शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज में कंपनी की मैनेजमेंट एक्वायरिंग कंपनी और टारगेट की आपस में एग्री करेंगी। मैनेजमेंट का मतलब डायरेक्टर्स। क्या वो शेयर होल्डर के लिए एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं वो आपने तय कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपली डायरेक्टर एग्री कर चुके होंगे उस पर, और वो अब वो शेयर होल्डर की मर्जी है उसको एक्सेप्ट करेंगे ना करें। ठीक है, अल्टीमेट फैसला शेयर होल्डर नहीं करना है। तो आपको क्वेश्चन में कहेगा 1 for 1 शेयर एक्सचेंज। इसका क्या मतलब है?
टारगेट कंपनी के एक शेयर को कैंसिल करके, ड्रॉप करके, बदले में एक्वायरिंग कंपनी अपना एक शेयर इशू कर देगी। समझ आ रही है? तो पहले क्या होगा, यानी टी कंपनी के शेयर होल्डर पहले सिर्फ टी के शेयर होल्डर थे, अब वो खाली टी के शेयर होल्डर नहीं रहेंगे, बल्कि जब वो एक्वायरिंग कंपनी उसको नए शेयर देगी तो मर्ज एंटिटी, जो बड़ी एंटिटी होगी, वो उसके शेयर होल्डर बन जाएंगे। यानी उनकी ऑनरशिप खत्म नहीं होगी। उनकी ऑनरशिप पहले एक स्मॉल कंपनी में थी, अब उनकी ऑनरशिप एक बड़ी इन लार्ज एंटिटी में बन जाएगी। पहले भी शेयर होल्डर थे, अब भी शेयर होल्डर थे, पुराने शेयर भी रहेंगे और नए भी रहेंगे, ऐसा नहीं है। पुराने कैंसिल होंगे, उसके बदले नए देने हैं, और नए वो वाली एंटिटी के नहीं देने टी कंपनी के, बल्कि एक्वायरिंग कंपनी अपने शेयर देगी उनको, यानी उनको भी अपना शेयर होल्डर बना लेगी। अगर एक्वायरिंग कंपनी के पहले 1 लाख शेयर होल्डर थे, मिसाल 1 लाख शेयर थे, 50,000 उनको और दे दिए टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को, तो इसका मतलब है नाउ मर्ज एंटिटी विल हैव टोटल शेयर्स ऑफ 1,50,000। लाख पुराने वाले, 50,000 नए जो उनको दिए जा रहे हैं। जी, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हमने अपना हिस्सा डाइल्यूट किए बगैर इशूड शेयर कैपिटल में से शेयर निकाल के दे दिए, पेड अप शेयर कैपिटल में से नहीं हम उनको दे सकते? कंपनी के पास तो पेड अप कैपिटल के शेयर होते नहीं, वो तो शेयर होल्डर के हाथ में होते हैं, आपसे लेके थोड़ी दूंगा। यानी हम जो हमारे पास रिजर्व में पड़े हुए इशूड वाले में और नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज में क्या होता है, एक्वायरिंग कंपनी है, जब वो बनी थी तो उसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल था 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपए ईच, मिसाल के तौर पे, ठीक है। इसके ऑलरेडी इशूड एंड पेड अप कैपिटल में 1 लाख शेयर्स हैं। इसी तरह एक टी कंपनी है जिसके 50,000 इशूड एंड पेड अप शेयर्स हैं। कितने? ऑथोराइज की जरूरत ही नहीं इसके टी कंपनी के। अब क्या होगा, शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज में एक कंपनी नए शेयर इशू करेगी, ये वाले नहीं लाख देगी, नए शेयर इशू करेगी। मैं कहता हूं मिसाल के तौर पर नए शेयर 50,000 इशू किए जाते हैं, ये शेयर कैंसिल हो जाएंगे और इसके बदले इन्हीं लोगों को ए कंपनी अपने शेयर दे देगी। अब ए कंपनी के टोटल 1,50,000 शेयर्स हो जाएंगे। ऑनरशिप प्रपोर्शन वाइज डाइल्यूट हो, बिल्कुल होगी। जब नए शेयर इशू होते हैं तो कंट्रोल डाइल्यूट होता है पुराने शेयर होल्डर का, ये तो बात बड़ी कॉमन है। यानी पहले ए कंपनी के शेयर होल्डर के पास 100% कंट्रोल था, अब जो ए कंपनी के शेयर होल्डर है ना, उनके पास तकरीबन 2/3 कंट्रोल है। हाँ, 1/3 कंट्रोल किनको शिफ्ट हो गया। अगर उनको लाख शेयर दे देते ना, फिर 50% पे आ जाता हमारा कंट्रोल पुराने शेयर होल्डर का। डायल्यूशन तो होगी जब कंपनी नए शेयर इशू करेगी, चाहे वो टी को ना करें, बाजार में किसी को भी कर दें। जब भी कंपनी, कोई भी कंपनी नए शेयर इशू करेगी, पुराने शेयर होल्डर के अलावा किसी भी बंदे को दे दें, तो पुराने शेयर होल्डर का कंट्रोल डाइल्यूट होना है। कंट्रोल डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन वाइज। क्या वाइज? टोटल कंपनी के शेयर्स में इसका प्रोपोर्शन कितना है जो पुराने शेयर होल्डर थे, तो लाख था, अब पहले लाख का लाख ही था, अब 1.5 लाख में लाख की ऑनरशिप उनकी रह गई, बाकी 50, 1/3 ऑनरशिप चली गई। डिनोमिनेटर बढ़ गया ना, आबादी बढ़ गया। पहले 1 लाख लोग थे, अब 1.5 लाख में 1 लाख। हाँ, समझ आ रही है? तो 1/3 कंट्रोल डाइल्यूट हो गया। अब यहां से ये एक बात ये भी समझनी चाहिए कि एक्वायरिंग कंपनी को रेशो ऐसी रखनी चाहिए, शेयर एक्सचेंज रेशो ऐसी रखनी चाहिए कि सिग्निफिकेंट कंट्रोल डाइल्यूशन ना हो, नहीं तो एक्वायरिंग के शेयर होल्डर ने कभी काबिल कबूल नहीं होना, उन्हें चीखें मारनी है। अगर कभी ऐसे हो जाता, बहुत कम में शायद हो, अगर कभी ऐसे हो जाता कि एक्वायरिंग कंपनी के 1 लाख शेयर्स होते
और टारगेट कंपनी को 1.5 लाख शेयर ये दे देते, तो अब जो कंट्रोल है ना बिल्कुल ऑपोजिट ही हो गया, यानी ये बेचारे माइनॉरिटी में चले गए और वो मेजोरिटी बन गए। ये टारगेट बन जाएंगे, बनेंगे नहीं टारगेट, लेकिन इनका कंट्रोल बेचारों का थोड़ा रह जाएगा, यानी वो हाईजैक कर जाएंगे कंपनी। मेजॉरिटी पावर हाईजैक हो जाएगी ना, यानी 1.5 लाख, अगर ये 1.5 लाख हो, वो 1 लाख हो, टोटल 2.5 लाख है, तो तकरीबन, हाँ पता नहीं, वो काफी ज्यादा 40 इनके हो जाएंगे, 60% कंट्रोल उनका हो जाएगा। ये नहीं हरकत करनी, इसीलिए शेयर एक्सचेंज रेशियो ऐसी होनी चाहिए कि जो सिग्निफिकेंट कंट्रोल है वो डायल्यूट ना हो एक्वायरिंग कंपनी के शेयर होल्डर को। 51 से नीचे नहीं। नहीं, कई दफा वो मान भी जाते हैं कि जाना है, लेकिन फिर वो आपको साइनर्जी बेनिफिट बहुत नजर आ रहे होंगे, या वो कंपनी खरीदना आपकी मजबूरी है। अगर आपने कंपनी ना खरीदी तो उन्होंने आपके वैसे ही परखचे उड़ा देने हैं अपनी प्रोडक्ट के, वो मजबूरी बन जाता है बाज़ दफ़ा। हर चीज़ पॉसिबल है दुनिया में, लेकिन जब आपसे कहा जाएगा एक रैशनल अप्रोच क्या हो, तो उनको बहुत ज़्यादा, पेपर में कई दफ़ा पूछेगा आपसे, बताओ शेयर एक्सचेंज रेशो क्या हो जो दोनों कंपनी के शेयर होल्डर के लिए क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। उनकी कोशिश क्या होगी, 1:1 से कम ना हो, जो टारगेट के लोग हैं। यहां भी 1:1 ही था, एक शेयर अपना छोड़ा, बदले में एक शेयर एक्वायरिंग का ले लिया। लेकिन कई दफा ऐसे होता है इनको एक शेयर छोड़ना पड़ता है, या उधर से 4 शेयर छोड़ने पड़ते हैं और वहां से एक मिलता है। ऐसा भी हो जाता है कि टारगेट कंपनी अपने 4 शेयर होल्डर शेयर 4 शेयर छोड़ेगा, वो उसको कहते हैं सरेंडर करेगा, 4 शेयर सरेंडर करेगा, फिर वहां से एक मिलेगा। वो तभी होता है जब एक शेयर की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हो एक्वायरिंग की, तो वो फिर वो कहते हैं भाई आपका शेयर 20 रुपए का है, हमारा एक शेयर 250 रुपए का है, तो हमारा देखो ना शेयर का, तो हम आपको क्यों इतनी वॉल्यूम में शेयर्स दें। समझ आ रही है? तो वो खाली वो एक्सचेंज रेशियो बड़ी ध्यान से रखनी पड़ती है। लेकिन क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि शेयर एक्सचेंज रेशियो में क्या होता है, एक्वायरिंग कंपनी टारगेट कंपनी के शेयर्स को कैंसल करके उन्हीं लोगों को अपनी कंपनी में ओनरशिप ऑफर कर देती है, और उसके लिए जो शेयर्स हैं उनको अंधाधुंध नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, अकॉर्डिंग व स्पेसिफिक एक्सचेंज रेशियो। तो न्यू शेयर्स आर issued by acquiring company to the shareholders of target company according to, हाँ जी, सूटेबल या एग्रीड भी कह सकते हैं, शेयर एक्सचेंज रेशो। और ये रेशो क्वेश्चन में दे भी सकता है, और बाद सवाल ऐसे हैं तूफान बदतमीज़ी वाले कि जिनमें वो कहता है ये निकाल के दिखाओ वो क्या होनी चाहिए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। वो निकालेंगे, अभी सारी थोड़ी फिल्म सुना देनी, निकल सकती है। हाँ जी, कैश ऑफर में क्या होगा, कैश ऑफर में क्या होगा, जो एक्वायरिंग कंपनियां वो टारगेट को कहेगी भाईजान ये आपके शेयर्स थे 50,000, हर शेयर पर हम आपको 25 रुपए दे रहे हैं, पैसे पकड़ो, जान छड़ो तो जाओ, कंपनी साड़ी पैसे ताड़े। ठीक है, एक्वायरिंग कंपनी टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को क्या दे रही है, कैश पर शेयर है। ओ यार इसको बंद कीजिएगा, मुझे ऑन करना याद नहीं रहा, 1 मिनट के लिए। जी जनाब, हम बात कर रहे थे कैश ऑफर, तो इसमें क्या करती है कंपनी, पर शेयर कैश जो है वो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को दे दिया जाता है, और उन्हें मर्ज एंटिटी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता। उन्हें कहा जाता है बस आपका काम खत्म, ताल्लुक खत्म, आपने किस्म के अपने शेयर ही हमें बेच दिए हैं। एक्वायरिंग कंपनी कहती है हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमें अपने शेयर दे रहे हैं, इसका मतलब है हमने आपके शेयर खरीद दिए। हाँ 100%। अब आपको सब शेयर होल्डर को देते हैं ना, ऐसे थोड़ी है कुछ को पैसे दे देंगे कुछ को नहीं देंगे। मैं ये समझना चाह रहा हूं, अगर हमने सिग्निफिकेंट कंट्रोल ले लिया इनसे, तो 70% कंट्रोल लिया, तो भी तो हमने इन्हें एक्वायर कर लिया होगा। हाँ जी, फिर भी एक्वायर 100% एक्वायर कर लेते हैं।
कैश देते हैं आप, जितने परसेंट भी एक्वायर किया है उनको छुट्टी करा दिया आपने, वो कंपनी में शेयर होल्डर नहीं है, चाहे 60%, 70% या इवन 100%, कैश पे किया आपने। और जिनको कैश पे किया है उन लोगों की कंपनी में ऑनरशिप खत्म हो गई, उनका सफर खत्म कंपनी में। अच्छा, बॉन्ड ऑफर में क्या होता है, हम परचेज कंसिडरेशन को सेटिस्फाई करने के लिए शेयर्स नहीं देते, कैश नहीं देते, बल्कि उन्हें कहते हैं आप अपने शेयर्स दे दें और बदले में हमसे बॉन्ड ले लें, आप कंपनी के ऑनर से क्रेडिटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? यानी हमारी कंपनी उनको न्यू बॉन्ड्स इशू कर देती है। जी, एक्वायरिंग कंपनी उन्हें कहती है कि भाई आपके शेयर्स कैंसिल होंगे और आपको बॉन्ड मिलेंगे। जी, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रेशो, वो रेशो एग्री होगी। मसलन 15 शेयर्स के बदले एक बॉन्ड, 5 शेयर्स के बदले एक बॉन्ड, ठीक है? कितने? 5 शेयर्स के बदले या 15 शेयर्स के बदले एक बॉन्ड, इस तरह ये रेशो एग्री होती है, फिर उसके मुताबिक उतने ही बॉन्ड देते हैं। तो ये 3 तरीके हैं। तीनों तरीकों में आपने क्या करना है, अगर शेयर होल्डर की एक्सेप्टेबिलिटी निकालनी है तो आपको तीनों केसेस में गेन टू शेयर होल्डर कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? गेन टू शेयर होल्डर, या लॉस भी आ सकता है। अगर गेन है तो शेयर होल्डर के लिए एक्सेप्टेबल है, अगर लॉस है तो वो शेयर होल्डर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। परसेंटेज गेन, परसेंटेज गेन या लॉस टू शेयर होल्डर्स, ज्यादातर वैसे ना, ज्यादातर कुछ ना बताए तो शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज ही चलती है ज्यादातर, बल्कि बता ही देता है ज्यादातर शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज ही। वो कहते हैं हम पागल हैं कि कंपनी से अपना वास्ता ही ख़त्म कर दें, हम तो इन्वेस्टर हैं, हमने तो इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हुए हैं शेयर। तो वो फिर आपकी कंपनी जब मर्जर एक्विजिशन पे जाती है तो वो मर्ज एंटिटी के शेयर लेने को प्रेफर करते हैं। कई दफ़ा कंपनी उन्हें तीनों ऑफर लगा देती है, या कैश ले ले, या शेयर ले लें, या बॉन्ड ले लें। फिर शेयर होल्डर क्या करते हैं, तीनों कंपैरिजन में कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमें ज़्यादा गेन किस परचेज कंसिडरेशन में मिल रहा है, शेयर्स लेने में, कैश लेने में, या तीसरा क्या है। और टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर अलहदा फैसला करेंगे, एक्वायरिंग के शेयर होल्डर अलहदा फैसला करेंगे। हाइब्रिड भी होता है कई दफ़ा कि जी कैश भी मिलेगा और शेयर्स भी मिलेंगे, ये भी चलता है, सारा कुछ चलता है। एनी पॉसिबिलिटी कैन एग्जिस्ट। ठीक है जी, बात समझ आ रही है आपको? अब ये गेन की कैलकुलेशन कैसे करनी है तो वो एग्जाम्पल के बगैर समझ नहीं आनी। आ जाए जनाब, आगे चलते हैं, ज़रा कुछ बातें। बुक ही गायब हो गई। हाँ जी, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपने उनको ज़रा सॉल्व करना है प्लीज़। नमाज में कितना टाइम है अभी? अजान हो गई? आइए को अजान की आवाज़ आई है? हो गई अजान? मेरा ख्याल है फिर नमाज के बाद ही शुरू करेंगे यार। अब वो अगर शुरू कर लिया बीच में तो मुकम्मल नहीं होना, एग्जाम्पल मुकम्मल नहीं होगी। हाँ, वज़ू करना ही है। चलें नमाज के बाद ही शुरू करते हैं, आगे प्रैक्टिस ही करनी है आज का। वैसे हाँ जी, एग्जाम्पल करने के लिए दी थी, एग्जाम्पल 18 नमाज से पहले। तो ये एग्जाम्पल 18 में क्या कहता है, वो आंसर ही मैं डायरेक्ट बताऊंगा, इन बच्चों को करने के लिए दी हुई थी।
तो इन्होंने तो कर लिया, अब मैं सिर्फ टैली कर रहा हूँ, लेकिन एक दफ़ा पढ़ लें क्या कहता है। कहता है करंट प्री मर्जर मार्केट वैल्यू निकालें आतिफ लिमिटेड की और ताज लिमिटेड की, ठीक है। पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू निकालनी है, मर्ज एंटिटी पर शेयर निकाल तो टोटल में निकालनी है, और मार्केट वैल्यू ऑफ साइनर्जी बेनिफिट्स कैलकुलेट करनी है। तो डाटा क्या दिया है, आतिफ लिमिटेड जो है वो ताज लिमिटेड को लेना चाह रहे हैं, ये एक्वायरिंग कंपनी है, और वो दूसरी जो है जिसको ख़रीदा जा रहा है वो टारगेट कंपनी है। उसने कहा जी आतिफ लिमिटेड का 2 लाख का पैट है और पी रेशियो है, ताज का ये है। मर्जर की वजह से एनुअल कॉस्ट सेविंग होगी, ठीक है। मर्जर की वजह से कंबाइंड एंटिटी को 30,000 रुपये की सेविंग होगी, एनुअल कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग का मतलब होता है कॉस्ट गिरेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर कॉस्ट गिरेगी तो प्रॉफिट। आपसे कहता है ज्यूम करो कि मर्जर एक्विजिशन के बाद, ये ना भी बताया ये जम्पशन चलेगी, सारे सवालों में ना भी बताया तो एक्वायरिंग कंपनी की पी रेशियो विल बी मेंटेन्ड, ये जम्पशन चलती है। साइलेंट भी हो ना क्वेश्चन में तो एक्वायरिंग कंपनी का लीगल स्टेटस रहता है, टारगेट अपना लीगल स्टेटस खो देती है, मर्ज हो जाती है ना, तो एक्वायरिंग की पी रेशियो 5 टाइम्स है, मर्ज एंटिटी में भी वही रहेगी। तो अब आपसे कहता है निकालो जी प्री मर्जर मार्केट वैल्यू क्या है, तो ए पार्ट का आंसर तो बहुत सिंपल है, आतिफ लिमिटेड की टोटल मार्केट वैल्यू पी रेशो से 2 लाख का पैट है इंटू 5 टाइम्स 1 मिलियन, ठीक है। इसी तरह आतिफ लिमिटेड की तरह ताज लिमिटेड जो है, हाँ जी, ताज लिमिटेड जो है उसका पैट 1 लाख है इंटू 5 टाइम्स तो 5 लाख आ जाता है टोटल मार्केट वैल्यू। बी पार्ट में कहता है पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू बताएं, तो पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू में आपने क्या करना है, टोटल मार्केट वैल्यू निकालने के लिए कंबाइंड पैट लेंगे, मर्ज एंटिटी का कंबाइंड पैट, हर किस्म की सेविंग शेविंग, और फिर पी रेशो फॉर मर्ज एंटिटी या कंबाइंड पी रेशो, कंबाइंड एंटिटी के लिए जो सूटेबल पी रेशो का है उसने, तो ये तो उसने कहा 5 टाइम्स ही रहेगी। अब जो पैट है वो कैसे आएगा, 2 लाख एक्वायरिंग का था, 1 लाख उसका था, मिला के दोनों का हो गया 3 लाख, और 50,000 की नहीं 50,000 नहीं 30,000 की सेविंग है, तो 3,30,000 रुपये, 3,30,000 इंटू 5 टाइम्स क्या आता है 16, ये मर्ज एंटिटी की मार्केट वैल्यू है। क्या बात समझ आ रही है। कंबाइंड पैट कहाँ से आया, एक्वायरिंग का पैट, टारगेट का पैट प्लस एनुअल कॉस्ट सेविंग कोई भी होगी आफ्टर टैक्स, उससे भी पैट ही बढ़ना है। ये बी रिक्वायरमेंट होगी। सी रिक्वायरमेंट में क्या मांगा हुआ था, कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ साइनर्जी बेनिफिट्स बताएं, तो मर्ज एंटिटी की टोटल मार्केट वैल्यू कंबाइंड मर्ज माइनस एक्वायरिंग और उसकी कर लें तो मेरा ख्याल है 15 लाख रुपए की वैल्यू थी, 1,50,000 रुपया मर्जर की वजह से एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन हो रहा है, ठीक है, ऐसे ही है। नेक्स्ट आ जाए जी एग्जाम्पल 19 में माजिद लिमिटेड काशिफ को एक्वायर कर रहा है, दोनों का पैड दे दिया, दोनों के शेयर्स दे दिए, दोनों की पी रेशो दे दी, मर्जर के बाद माजिद की पी रेशो मेंटेन रहेगी, तो ये तो कॉपी पेस्ट ही लगता है मुझे उसका। तो इसमें कहता है प्री मर्जर मार्केट वैल्यू निकालें, मेरा ख्याल है प्री मर्जर मार्केट वैल्यू माजिद की 50 मिलियन आ जाएगी शायद, माजिद की क्या आ जाएगी 50 मिलियन, और काशिफ लिमिटेड की 15 मिलियन। पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू निकालनी है तो वो तो बड़ी सिंपल है, 10 मिलियन जमा 5 मिलियन 15 15 5 75 मिलियन आएगी शायद, क्या कहते हो। सेविंग तो कोई, ये तो बल्कि ऊपर वाले से भी ज़्यादा आसान है, 75 मिलियन, और इसमें उसने मैक्सिमम प्राइस मांगी है
तो मैक्सिमम प्राइस निकालने का तरीका होता है मर्ज एंटिटी की टोटल मार्केट वैल्यू माइनस एक्वायरिंग की वैल्यू। 25 मिलियन की मैक्सिमम प्राइस दी जा सकती है फॉर काशिफ लिमिटेड, हालांकि वो 15 मिलियन की वैल्यू प्रेजेंटली कैरी कर रही है, हम उसको मैक्सिमम 25 मिलियन दे सकते हैं। किसको? हाँ, कम से कम उन्होंने इतने पैसे से तो वो कम देंगे नहीं काशिफ वाले, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिलियन दे सकते हैं, तो देंगे इनके दरमियान ही कहीं पे। आ जाए जनाब, एग्जाम्पल 20 अच्छी आई कैप की किताब की, बाकी ये तो मेरी सेल्फ क्रिएटेड थी। कहता है जी ए और बी दो कंपनीज हैं जो दोनों ही लिस्टेड हैं। कंपनी ए कंपनी बी को एक्वायर करना चाह रही है, पैड दिया हुआ है, दोनों का शेयर दिए हैं, पी रेशो है। एजम्पशन ये है कि कंबाइंड एंटिटी की पी रेशो क्या होगी? 10 टाइम ना भी कहता तो एजम्पशन यही होती है कि एक्वायरिंग वाली मेंटेन होगी। मर्ज एंटिटी में पी रेशो किसकी मेंटेन होगी? एक्वायरिंग। ये याद रखनी है बार बार एजम्पशन। अगर पी रेशो आपसे कहता है प्री मर्जर मार्केट वैल्यू पर शेयर बताएं ईच कंपनी की, अब ईच कंपनी की मार्केट वैल्यू मांगी है, नीचे टोटल मार्केट वैल्यू मांगी है, तो मैं बी पार्ट पहले कर देता हूं। टोटल मार्केट वैल्यू निकालने के लिए 8 लाख इंटू 10 टाइम्स 8 मिलियन टोटल मार्केट वैल्यू ए की है, और बी की 4 लाख इंटू 9 टाइम्स तो 3.6 मिलियन। एक शेयर की मार्केट वैल्यू अगर चाहिए तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर ले। हाँ जी, 1 मिलियन से डिवाइड करेंगे तो 8 रुपए पर शेयर, और इधर भी 1 मिलियन से डिवाइड करेंगे तो 3.6 रुपीस का पर शेयर। हमें वैसे टोटल ज़्यादातर चाहिए होती है, लेकिन चलो ये तो एक्स्ट्रा ही रिक्वायरमेंट थी, हो गई दोनों। आगे कहता है मर्जर के बाद वाली कंबाइंड एंटिटी की मार्केट वैल्यू निकालें, तो 8 लाख जमा 4 लाख 12 लाख, तो 12 लाख रुपए का पैट है कंबाइंड एंटिटी का, और 10 टाइम्स पी रेशो है, तो 12 मिलियन आ जाएगी। आगे क्या कहता है? कहता है नंबर ऑफ शेयर्स निकालो अगर ए कंपनी जो है वो बी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंसिडरेशन के तौर पे शेयर्स देती है अपने, यानी ए कंपनी बी कंपनी के शेयर होल्डर कैंसिल करके सरेंडर करने के बदले अपने शेयर दे रही है, यानी बी कंपनी के शेयर खत्म होंगे, बदले में कंपनी ए उनको अपने देगी। कितने दे रही है वो रेशियो बता दिया है। कहता है ए कंपनी अपने 11 शेयर देगी उनके 20 शेयर्स के बदले, तो आपने तादाद निकालनी है, ये तो रेशियो थी, यानी हर 20 शेयर बी कंपनी सरेंडर करेगी तो उनको 11 शेयर ए कंपनी में मिलेंगे। तो बी कंपनी के 1 मिलियन शेयर्स थे, 20 शेयर सरेंडर करने के बदले इनको 11 न्यू शेयर्स मिलेंगे। पता लग रहा है ये क्या? 5 लाख किसको मिलने हैं? ये 5,50,000 शेयर्स बी कंपनी के शेयर होल्डर्स को फ्रॉम ए कंपनी। अगली दफा रेशियो है 9/20, तो वही 1 मिलियन इंटू 9/20 कर लो, या 20 इधर कर लो जी, 450, और उसके अलावा 8/20 4 लाख। ठीक है जी। आपसे कहता है ऊपर वाले हर केस में, ये जो ऊपर आपका हर केस है, हर केस से हमारा डी में, ये डी लिखना चाहिए था, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू पर शेयर बताएं। क्या बतानी है? पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू पर शेयर बतानी है। तो आते हैं जनाब, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू कैसे आएगी? पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू पर शेयर कैसे आएगी मर्ज एंटिटी की? हाँ जी, देखें तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी मैंने ऊपर कहीं निकाली थी, किस पार्ट में निकाली थी? सी पार्ट में शायद, 12 मिलियन। मर्ज एंटिटी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स
मर्ज एंटिटी के, मर्ज एंटिटी के टोटल शेयर्स कितने हैं? टोटल शेयर्स ऑफ मर्ज एंटिटी जो एक्वायरिंग के अपने शेयर्स हैं, ए कंपनी के अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स जो हैं, ए कंपनी के जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं वो कितने थे जी? 1 मिलियन। न्यू शेयर जो इशू किए गए हैं मर्जर की वजह से, न्यू शेयर्स इशू टू बी कंपनी शेयर होल्डर, तो ये अभी निकाले थे मेरा ख्याल है 550, 4,50,000 शेयर्स और 4 लाख शेयर्स, तो इसका मतलब है टोटल आ जाएंगे 15,50,000। ये 3 अलहदा सवाल है एक किस्म के, 1450 और 14 लाख शेयर्स। अब अगर मुझे मार्केट वैल्यू पर शेयर चाहिए तो मेरे जवाब 3 दफ़ा आएंगे। हाँ जी, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर क्या आती है ऑफ मर्ज एंटिटी? तो 12 मिलियन डिवाइडेड बाय 15,50,000 शेयर्स, 12, ये तो अंडरलाइन कर लेना, 12 मिलियन डिवाइडेड बाय 14,50,000। रियल लाइफ में कोई ये एक होती है, मैं तो वैसे ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 12 मिलियन मर्ज एंटिटी की टोटल मार्केट वैल्यू है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज एंटिटी हैं 14 लाख। बताइएगा ज़रा आंसर पहला। एग्जैक्ट है? 74 के आगे भी कुछ होगा? 4 डेसिमल तक लिखवाना है। 19 8 8.259 के आगे क्या है? 60 तो नहीं बन गया? ठीक है, आगे 14 लें जी। मेरा ख्याल है ये भी आपको इतना कोई मुश्किल, यहाँ तक तो रूटीन की बातें हैं, ना भी पढ़ा हो तो कुछ बच्चे कॉमन अंडरस्टैंडिंग से कर लेंगे। पी रेशो तो किया हुआ है। हाँ, एफ पॉइंट में क्या मांगा है? कहता है गेन और लॉस निकालें हर कंपनी के शेयर होल्डर के लिए, और हर केस अबव का मतलब क्या है? जो ये डी केस था ना आपका, उसके सामने रखते हुए हर शेयर ऑफर के केस में आपने गेन लॉस निकालना है शेयर होल्डर के लिए। तो गेन लॉस निकालने का ढांचा नहीं पता आपको, वो कैसे निकालते हैं? तो आ जाए ज़रा, उसका ढांचा क्या होगा। मैं एक केस में कर रहा हूँ, ये वाला 15-50 वाला, ठीक है, बाकी दो आपने अभी खुद करने हैं। क्या है रिक्वायरमेंट, कौन सी कर रहे हैं? मैं एफ और जी साथ ही कर रहा हूँ, एडवाइस भी साथ ही कर देता हूँ। तो ये जो गेन का टेबल है ना, ये किताबों में नहीं बना हुआ सही तरह से, बड़ा बिखरे हुए तरीके से। तो ये जो मैं आपको गेन का टेबल करवाऊंगा ये यूनिवर्सल है, जहाँ मर्जी अप्लाई कर ले, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गेन का टेबल कैसे बनाते हैं? गेन टू शेयर होल्डर्स, परसेंटेज गेन नहीं पूछा, बस गेन पूछा है, तो वो रुपीज में चाहे निकाल लें। गेन का मतलब ये होता है कि शेयर होल्डर की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उससे ऊपर वैल्यू क्या बढ़ रही है, गिर रही है। वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाए तो गेन है, गिर जाए तो लॉस है। तो सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना है या कंपनीज के नाम लिखने हैं। क्या नाम थे कंपनीज के? ए और बी। उसके बाद प्री मर्जर सिचुएशन जो है, 3 सब कॉलम बनेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू पर शेयर, यानी ये जो प्री मर्जर है इसके 3 सब कॉलम बनेंगे, ये 3 सब कॉलम, ये ले, ठीक है। ऐसे ही 3 कॉलम पोस्ट मर्जर के बनेंगे। अच्छा, प्री मर्जर में इसके शेयर्स मेरा ख्याल है 1 मिलियन थे, मर्जर से पहले इसके भी 1 मिलियन ही शेयर्स थे।
एक शेयर 8 रुपए का था, एक 3.6 का था, ये टोटल थी 8 मिलियन और ये थी 3.6 मिलियन। टोटल अगर मैं करूं 11.6 ठीक है जी, ये समझ आ गया। गेन का टेबल बन रहा है, अभी ये प्री मर्जर सिचुएशन है। अब उसके बाद हेडिंग देंगे पोस्ट मर्जर सिचुएशन, उसके अंदर भी 3 कॉलम है, नंबर ऑफ शेयर्स, उसके बाद कंबाइंड एंटिटी की मार्केट वैल्यू पर शेयर कंबाइंड एंटिटी की, और टोटल मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब इसकी फिलिंग कैसे करनी होती है? सबसे पहले ये सेम टू सेम कॉपी होंगे, सेम टू सेम क्यों कॉपी होंगे? ए कंपनी के जो पुराने शेयर्स थे वो ही नए में कॉपी हो जाएंगे, इनकी तो कोई चेंज ही नहीं है। ये वाले बी कंपनी के शेयर सरेंडर करके कैंसल करके इसके बदले ए कंपनी ने अपने शेयर इशू किए थे, ये केस में कितने 550, तो ये ख़त्म होके इसकी जगह क्या आ जाएंगे 5,50,000 शेयर। यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, हालांकि ऊपर से मैं कॉपी भी कर सकता था, बच्चे यही 1 मिलियन शेयर लिख जाएंगे, नाम बी कंपनी का है लेकिन मर्ज एंटिटी में बी कंपनी के पुराने शेयर सरेंडर होंगे और उसको ए कंपनी वाले नए शेयर ये मिलेंगे। समझ आ रही है? अब जब उसको ये नए शेयर मिलेंगे तो टोटल शेयर करोगे तो वही बन जाएंगे 1550। मार्केट वैल्यू पर शेयर पुरानी वाली नहीं लिखनी है, पोस्ट मर्जर की मार्केट वैल्यू हमने अभी निकाली थी 7 पॉइंट, और पोस्ट मर्जर में दोनों एंटिटीज एक ही हैं, दोनों के लिए ये सेम होगी 7.7419। ये कौन सी अलग-अलग एंटिटी का स्टेटस है? मर्ज का मतलब ये एक एंटिटी, जरा करो इसको मल्टीप्लाई, 7741900, और ये अगला 42045। टोटल करो, टोटल मर्ज एंटिटी का जो जवाब 12 मिलियन था ना वो आना चाहिए। अगर 12 मिलियन नहीं आ, वो हाँ वो असल में क्या नाम है, ये आपने राउंड कर दिया ना, नहीं तो ये 55 आना था। अगर ये 55 आ जाए तो फिर शायद टैली कर जाए। वो 55 क्यों आएगा? क्योंकि इससे आगे भी कुछ होगा, 7.7 है वो, अगर आप कैलकुलेटर पे पूरा लें वो थोड़ा सा, चलो मैं ज़बरदस्ती, ये जवाब वही आएगा 12 मिलियन के बराबर आएगा। इस 12 मिलियन के 2 टुकड़े हो गए, यानी 12 मिलियन कंबाइंड एंटिटी की वैल्यू में इनको एट्रीब्यूट वैल्यू कितनी हो रही है और इनके हिस्से में कितनी वैल्यू आ रही है, 7741955, और ये 12 मिलियन टोटल है। अब आपका गेन कितना निकला अमाउंट में? देखें जी, एक्वायरिंग कंपनी के शेयर्स की मर्जर से पहले मार्केट वैल्यू 8 मिलियन थी, वो वैल्यू बढ़ने की बजाय उल्टा गिर गई 7741 समथिंग, तो ये तो वैल्यू में कमी आई है इनकी 258,045, मार्केट वैल्यू गिर गई है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? न्यू वैल्यू, मर्जर के बाद वाली वैल्यू माइनस वो पुरानी वैल्यू, न्यू माइनस ओल्ड। इधर न्यू माइनस ओल्ड जब करेंगे कितना गेन है 65। तो अगर आपसे रिकमेंडेशन मांगी जाए, बताएं जी कौन एक्सेप्ट कर लेगा, तो आप कहेंगे जी रिकमेंडेशन, अगर मैं इसके आगे ही कॉलम वैसे बनाना, नहीं तो कॉलम एक मेन ये है, दूसरा ये है जिसके 3 सब कॉलम हो गए, तीसरा मेन कॉलम ये है। अच्छा, अब इसकी फिलिंग कैसे होनी है? सबसे पहले ये कैलकुलेट किया जाएगा, ये तो कॉपी करना है, फिर ये आपके पास होनी चाहिए दूसरे नंबर पर ये जो मार्केट वैल्यू पर शेयर है, बल्कि सॉरी दूसरे नंबर पर ये टोटल मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। फिलिंग की नंबरिंग लिख लें ज़रा, फिलिंग कैसे, डाटा कैसे होनी चाहिए आपके पास? सबसे पहले आपके पास ये मौजूद होने चाहिए, ये शेयर्स, उसके बाद ये नंबर 2 पे ये मौजूद होनी चाहिए टोटल, फिर उसके बाद ये तीसरे नंबर पे ये पर शेयर होनी चाहिए,
और फिर चौथे नंबर पर ये ब्रेकअप होना चाहिए, फिर आप गेन पे पहुंच सकते हैं। वो तो बाय चांस हमने ऊपर सवाल ऐसे किया हुआ है कि ये आपको फीलिंग नहीं आई, लेकिन अगर आपको ये टेबल खुद सारा फिल करना होता तो ये शेयर्स निकालते, टोटल मर्ज एंटिटी की मार्केट वैल्यू निकालते, टोटल मर्ज एंटिटी की मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू आ जाती। ठीक है, बात समझ आ रही है? इनका सम सिनर्जी के बराबर ही होगा। किनका सम? ये गेन सम नहीं, इनका डिफरेंस। गेन इसका डिफरेंस निकाल लो या इस गेन का, हाँ इनका जो आपस में सम वो सिनर्जी के बराबर ही होगा। अच्छा, अब आपकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन क्या आएगी? इसके शेयर होल्डर तो कहेंगे पाइन सानू कबूल नहीं है, और लेकिन एक टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर कहेंगे जी हमें तो ये मर्जर एक्विजिशन बड़ा कबूल है, हमारी तो शेयर होल्डर वेल्थ में इजाफा हो रहा है, सानू तो वध लभदी पई है वैल्यू। हाँ, वो कहेंगे हमें तो 3 पॉइंट तकरीबन 6,58,000 का फायदा है। ठीक है, बाकी खुद करो। ये मैंने अभी एक इस पे किया है, बाकी दो शेयर एक्सचेंज रेशियो पे करो ज़रा, ऐसे ये टेबल दोबारा बनेगा। अगली दफ़ा शेयर एक्सचेंज रेशियो के मुताबिक 4.5 लाख शेयर देने, करो, बैठना नहीं, करें, शाबाश। 4.5 लाख शेयर देने हैं। ये गेन टू द शेयर होल्डर का टेबल का फॉर्मेट आपको समझ आना चाहिए जी। करें जी, करें, शाबाश। ये पहली दफ़ा कराया मैंने, पहले नहीं बताया, पहले सिर्फ ज़बानी कलामी बताया था। और ये अभी मैंने फॉर्मेट करवाया है, अगर शेयर मिल रहे हो कंसिडरेशन में, अगर कैश मिल रहा हो फिर क्या करना है वो बताऊंगा, अभी छोड़ दें। तो ये सेकंड ऑप्शन मकबूल है, इसमें दोनों मान रहे हैं। दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है। आखिरी वाले में बी वाला मान